आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 2 बचपन जो कि कृष्णा सोवती जी के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोवती जी इस पाठ की लेखिका हैं। उन्होंने अपने बचपन की यादों को इस पाठ में प्रेषित किया है। वो बचपन और आज के समय में क्या अंतर है उन्होंने इस पाठ में बताया है, या जो उनके बचपन की यादें हैं। और अब तो वो काफ़ी मतलब कहना चाहिए बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। तो अब के समय में जो अंतर आया है उसको इस पाठ में बखूबी उन्होंने इस पाठ में उस अंतर को समझाया है और बताया है। तो देखिए, वो कहती हैं कि मुझे कोई दादी, कोई नानी, कोई बुआ, कोई मौसी, सभी लोग मेरी उम्र के अनुसार मुझ में परिवर्तन आया है। कोई मतलब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ कि लोग मुझे दादी, नानी, बुआ और मौसी बोलने लगे हैं। मुझे लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। ठीक है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करने लगी हूँ। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मैं बहुत सयानी हो गई हूँ, है ना। पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। बचपन में मुझे रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि कलर रंग के कपड़े पहनना पसंद थे। मगर अब जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी हो गई है तो मुझे सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब हल्के रंग के कपड़े पहनना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पिछले दशकों में तरह तरह की मैंने पोशाकें पहनी हैं। फ्रॉक, नेकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। और अब मुझे क्या अच्छा लगता है, पहले मैंने बचपन में फ्रॉक, नेकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहने थे। मगर आज उम्र के हिसाब से मैं अपने आप को बहुत सयानी समझने लगी हूँ, तो उम्र के हिसाब से अब मुझे चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही अच्छे लगते हैं। तो बचपन में फ्रॉक जो मैं पहनती थी वो मुझे हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक मुझे बहुत पसंद था, जिसमें कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ थे। इन फ्रॉक के ऊपर में जेब, रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर ढकी थी। 2 ट्यूनिक भी मुझे बहुत याद हैं। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ठीक है। तो मुझे मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मैं कभी भी अपने मोजे किसी भी नौकर या नौकरानी से नहीं साफ़ करवाती थी। मुझे सख्त मनाही थी, क्योंकि मुझे अपने काम स्वयं करने पड़ते थे। मेरी माँ जो थी वो मुझे अपने काम स्वयं करने के लिए बोलती थी। मैं किसी नौकर से अपने काम को नहीं करवाती थी। मैं इतवार की सुबह उठती, और जूते पॉलिश करती, मोजे साफ़ करती, जूते मतलब ब्रश से इतनी रगड़ती और पॉलिश करती कि वो चमक जाते बिल्कुल। आज भी मुझे बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। आजकल जो जूते चलते हैं वो पहले की अपेक्षा आरामदेह हैं। मगर नए जूते मैं पहनती हूँ तो मेरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो इसके इलाज के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने साथ में रुई लेके जाते हैं, ताकि कहीं दूर हमको जाना पड़े तो उसमें हम रुई लगा सकें। फिर इसके बाद हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक तरीके की दवा थी। ठीक है। जिसको शनिवार को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, क्योंकि ये शनिवार की दवा कहलाती थी उस समय में। तो जो उसके ढक्कन होते हैं तो उसके जो गिलास में खुराक के हिसाब से निशान लगे रहते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर के यहाँ से दवा लेने जाते हैं तो उनकी जो दवाई का ढक्कन होता है उसमें निशान पड़े रहते हैं ना, लाइनिंग खींची रहती है। तो उसी तरीके से शीशे के गिलास जिन पर खुराक लिखी होती थी, उन्हें देखते ही हमें उल्टी आने लगती थी। मगर आज लगता है कि अगर हम ना ही पीते तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि मैं आज भी उतनी ही स्वस्थ हूँ। सेहत मेरी ठीक रहती है। मैं तुम्हें बताऊं, पहले समय में मतलब मेरे बचपन में और आज में कितनी दूरियां आ गई हैं। कुछ घरों में पहले ग्रामोफोन हुआ करते थे। प्राचीन समय में पहले टेलीविज़न, रेडियो नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। मगर आज के समय में लोगों के घर में रेडियो और टेलीविज़न आ गए हैं। पहले लोग कुल्फ़ी खाते थे। बचपन में मैं कुल्फ़ी खाती थी, मगर उसका रूप किसने ले लिया है? आइसक्रीम ने। पहले कचौड़ी समोसा खाया जाता था, मगर उसका रूप आजकल पैटीज़ ने ले लिया है। लोग जब आते थे तो पहले शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत लोग बना के देते थे, मगर आज कोक पेप्सी ने उसका रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि आजकल कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा चलती है। ये सब कोई इतना मेहनत क्यों करेंगे, है ना। इसको शहतूत वगैरह को पीस के, खसखस को पीस के फिर उसका शरबत बनाए, इससे अच्छा सीधे कोल्ड ड्रिंक्स ही आ गई है, तो उसका प्रयोग आजकल लोग करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेवको रेस्तरां
की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है, जब वो वहाँ रहती थी तो शिमला जाती थी। शिमला एक पहाड़ी पे है। देखिए, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ एक उतराई उतरते और मॉल आ जाता। कॉन्फ्रेंसरी नरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाती। जैसे ही हम मॉल में पहुँचते तो फ्रैंक्सनरी काउंटर पर जैसे ही पहुँचते वैसे हमें इन सब की खुशबू आने लगती। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की हमको छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट रहती थी और जब मैं मतलब रात में खाना खाकर मैं वहीं पे खड़े होकर चॉकलेट नहीं खाती थी। चॉकलेट कब खाती थी? जब मैं खाना खाकर आराम से अपने बिस्तर पर लेटती थी, तब मैं लेटकर चॉकलेट खाने का मज़ा लेती थी। शिमला के कॉफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोच कर ही मुँह में पानी भर आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब आजकल बहुत मुश्किल से मिलती हैं, है ना? चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में खाए जाते, जैसे हम मूँगफली खाते हैं। फिर चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई है पुड़िया में मतलब इस तरीके से बनाई जाती है, कमाल की बनाई जाती है कि नीचे से तिरछी लपेटते ऊपर से इतनी चौड़ी हो जाती है कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम हर बच्चों के मुंह में था। जब वो स्कूल से लौटते तो गाना गुनगुनाते हुए निकलते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजाघर घूमते, तब तक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिलता ही है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल में घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत दिखते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता उनके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे ना वो हवाई जहाज को देखते तो बोले देखो पक्षी पक्षी उड़ा जा रहा है, एक तो कितने बड़े बड़े उसके पंख फैलाकर वो उड़ रहा है, यह देखो। और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगा। मतलब बचपन में ही मुझे चश्मा लगने लगा था और लोग मुझे चश्मा जब मैं लगाती तो लोग मुझे बड़े आश्चर्य से देखते थे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप इसके जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा?
हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई मुझे छेड़े और देखो कैसी लग रही है। मतलब हमारी ही लापरवाही थी। अगर हम चश्मा लगातार लगाते तो शायद हमारी आँखों से चश्मा उतर जाता। मगर मैं दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी, रात की रोशनी में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी, जिसके कारण मेरी आँखें कमज़ोर हो गई थी और मुझे चश्मा लगाना पड़ा। तो जब मुझे चश्मा लगाना पड़ा तो मेरे जो चचेरे भाई थे वो मुझे देखिए क्या कहकर चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये कहकर उनको उनके चचेरे भाई उनको चिढ़ाया करते थे। मैं बहुत गुस्सा करती थी, यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, अपने आप में हाँ, मतलब विचार करती रही, कल्पना करती रही कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि उम्र के साथ उनको लगातार चश्मा लगाने की आदत पड़ गई थी। और जब चश्मा नहीं लगता था तो चेहरा उनका सूना लगता था, इसलिए अब उनको चश्मे की आदत ही पड़ गई थी। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये है कृष्णा सोबती जी के बचपन की यादें, जो कि इस पाठ में उन्होंने बखूबी प्रेषित की हैं और उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा किया है। तो आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, है ना। आप तो अभी छोटे हो, जब बड़े होगे तो आप भी इसी तरीके से अपने बचपन की यादों को जो आपके साथ बचपन में बीता है उनको याद करोगे और सोचोगे, और लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, है ना। इस पाठ को आप बखूबी पढ़िएगा। धन्यवाद।